नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज वाली कक्षा में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक बिंदु अधिगम को लेकर। और आज हमें बात करनी है अधिगम के प्रकार को लेकर, अधिगम के टाइप्स कितने होते हैं उनको लेकर। देखिए, अधिगम के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो विभिन्न शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं उनके आधार पर अधिगम को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा क्रियात्मक अधिगम और तीसरा है भावात्मक अधिगम। तो हम इन तीनों अधिगम को एक एक करके बारी बारी से बिंदुवार तरीके से बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना है पहली बात तो कि अधिगम के अनेक प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम बात करते हैं तो हम ज्ञानात्मक अधिगम के अंदर भी कई सारे अन्य प्रकार इसके देख सकते हैं, यानी कि इस वर्गीकरण का उपवर्गीकरण भी हम देख सकते हैं। बात समझ पाए? इसी प्रकार से क्रियात्मक अधिगम के अंदर भी और इसी प्रकार से भावात्मक अधिगम के अंतर्गत भी कई उपवर्गीकरण देख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो बालकों के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उनके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। 3 प्रकार मुख्य रूप से बताए हैं, जिसमें पहला कौन सा है? पहला है ज्ञानात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग की बात है। अब ज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, आपको एक एक वाक्य इनके साथ में नोट कर लेना और चीजें समझने पर ज्यादा ध्यान देना है। यदि हम ज्ञानात्मक अधिगम को लेकर बात करेंगे तो यानी कि ज्ञानात्मक अधिगम कैसा अधिगम हुआ, तो हम कहेंगे कि ज्ञानात्मक अधिगम वह अधिगम है, या आप ये कहेंगे कि ऐसा अधिगम जिसके माध्यम से बालक के ज्ञानात्मक व्यवहार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। स्थायी पर ध्यान देना है। बात समझ पा रहे? अब तक जब तक हम अधिगम के बारे में पढ़ना शुरू किया तब से हम व्यवहार में परिवर्तन को लेकर बार बार बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो एक वाक्य इसके बारे में, ज्ञानात्मक अधिगम के बारे में क्या हम नोट कर लेंगे कि ऐसा अधिगम जिसके माध्यम से बालक के ज्ञानात्मक व्यवहार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थायी, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको, स्थायी परिवर्तन लाया जाता है। स्थायी परिवर्तन लाया जाता है। तो ज्ञानात्मक अधिगम कैसा अधिगम हुआ? हम कहेंगे ऐसा अधिगम जिसके माध्यम से बालक के ज्ञानात्मक व्यवहार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं, उसे कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। ऐसे ही हम क्रियात्मक में बात करेंगे तो यहां कह देंगे क्रियात्मक व्यवहार, भावात्मक की बात करेंगे तो कह देंगे भावात्मक व्यवहार। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसे ज्ञानात्मक अधिगम के माध्यम से क्या होता है? ज्ञानात्मक अधिगम के माध्यम से बालक जो है वो नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? ज्ञानात्मक अधिगम के माध्यम से बालक नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, और यदि उसके पास जो पुराना ज्ञान है, जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान में वृद्धि भी करता है। बात समझ पा रहे? अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो पूर्व ज्ञान है, वो पूर्व ज्ञान कई बार अधूरा होता है, अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं होती चीजें। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कई बार आपने सुना भी होगा कि अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है, अवश्य ही सुना होगा आपने। तो अधिगम के माध्यम से जब ज्ञानात्मक अधिगम की बात आएगी, यानी कि इसके माध्यम से बालक नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, उसके पुराने ज्ञान में वृद्धि होती है। अब यहां ध्यान रखना है कि यदि उसके पास पहले से जो ज्ञान है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है या कोई गलत जानकारी उसके पास है जिसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, तो ये ध्यान रखना है कि यदि आवश्यक संशोधन है तो आवश्यक संशोधन को भी प्राथमिकता देता है।
ये ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत ही आता है। बात समझ पाए? यानी कि ज्ञानात्मक अधिगम के माध्यम से एक तो हम कहेंगे कि नवीन ज्ञान बालक क्या करता है, बालक नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि पुराने ज्ञान में वृद्धि, पुराने ज्ञान में वृद्धि। और तीसरा हम कहेंगे कि यदि आवश्यक संशोधन है, आवश्यक संशोधन है तो आवश्यक संशोधन को भी प्राथमिकता देता है। बात समझ पाए? यानी कि नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, जो पूर्व ज्ञान उसके पास है उस पूर्व ज्ञान में वृद्धि करता है। यदि वो पूर्व ज्ञान में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसमें संशोधन को प्राथमिकता देता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? यानी कि इसमें एक पहचान शामिल है। किस चीज की? कि भाई बालक ज्ञानात्मक अधिगम के माध्यम से व्यक्तियों की पहचान करता है, वस्तुओं की पहचान करता है, स्थानों की पहचान करता है, उनको वर्गीकृत करता है, उनको नाम प्रदान करता है, उनकी पहचान याद रखता है, उनकी पहचान करता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? ज्ञानात्मक अधिगम में बालक क्या करता है? व्यक्तियों की, वस्तुओं की या स्थानों की, प्रक्रियाओं में पहचान करता है, उनको वर्गीकृत करता है, उनको नाम प्रदान करता है और उनमें भेद करता है, उनमें अंतर करता है, उनकी पहचान करना सीखता है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की? एक बात हमने की कि पहले से जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करता है, संशोधन आवश्यक है तो उसमें संशोधन भी करता है, उसको प्राथमिकता देता है। नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, व्यक्तियों की पहचान करता है, वस्तुओं की पहचान करता है, स्थानों की पहचान करता है, उनको नाम देता है, उनमें भेद करता है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? ये बातें हम बाल विकास के दौरान भी पढ़ रहे होंगे कक्षा में। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत ही जो सभी प्रकार की समझबूझ है, एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा सभी प्रकार की समझबूझ की बात आ जाए, चिंतन मनन की, तर्क करने की, निरीक्षण की, समस्या का समाधान संबंधी जो संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, उन सभी का विकास होता है ज्ञानात्मक अधिगम के माध्यम से। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? यह ध्यान रखनी है, यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। बात स्पष्ट हो गई? यानी कि इन सभी संज्ञानात्मक योग्यताओं या आप कह लीजिए क्षमताओं के विकास का आधार कौन सा अधिगम है? ज्ञानात्मक अधिगम होता है। तो ज्ञानात्मक अधिगम को लेकर बात स्पष्ट हो गई होगी। दूसरा बिंदु हम बात करें क्रियात्मक अधिगम को लेकर। क्रियात्मक अधिगम, एक्शन लर्निंग, या कहीं कहीं आपको मनोगामिक लिखा मिल सकता है। मनोगामिक अधिगम, कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में आपको मनोगामिक अधिगम लिखा मिल सकता है, क्रियात्मक अधिगम भी लिखा मिल सकता है। बात समझ आ गई? तो अब वही बात, एक वाक्य तो इसके बारे में वही कि ऐसा अधिगम जिसके माध्यम से बालक के क्रियात्मक व्यवहार क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाया जाता है, उसको कैसा अधिगम कहते हैं? उसको क्रियात्मक या मनोगामिक अधिगम कहते हैं। बात स्पष्ट हो गई? किस पक्ष पर ध्यान देना है? क्रियात्मक, क्रियात्मक व्यवहार क्षेत्र में स्थायी परिवर्तन लाया जाता है। तो ऐसा अधिगम जिसके माध्यम से बालक के क्रियात्मक क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाया जाता है, उसको क्रियात्मक अधिगम या मनोगामिक अधिगम कहते हैं। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? यानी कि बालक अपनी कर्मेंद्रियों के माध्यम से, यहां हम कर्मेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों के बारे में बात करेंगे। हम कहेंगे कि मनुष्य के द्वारा, या एक बालक के संदर्भ में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि एक बालक के द्वारा
कर्मेंद्रियों के माध्यम से, जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं उनके माध्यम से जो किए गए प्रत्येक कार्य के कुशल संपादन के पीछे यही क्रियात्मक अधिगम होता है, आप कह सकते हैं यही मनोगामिक अधिगम होता है। बिंदु स्पष्ट है? यानी कि ये जो हमने कर्मेंद्रियों को लेकर बात की, कर्मेंद्रियां 5 है, पांचों कर्मेंद्रियों के माध्यम से कौन कौन सी आप कहेंगे? जैसे हाथ पैर मुंह लिंग और गुदा यानी कि मनुष्य द्वारा कर्मेंद्रियों के माध्यम से किए गए प्रत्येक कार्य के कुशल संपादन के पीछे कौन सा अधिगम होता है? हम कहेंगे क्रियात्मक अधिगम या मनोगामिक अधिगम का ही हाथ होता है। बात स्पष्ट हो गई? इन पांचों कर्मेंद्रियों, बिंदु स्पष्ट है? यानी कि हम यदि ये कहें कि इस दृष्टि से यदि सभी प्रकार के मनोगामिक या क्रियात्मक कौशल का अर्जन भी हम कहेंगे, कौशल का अर्जन इस प्रकार के अधिगम में शामिल किया जा सकता है। बिंदु स्पष्ट है? ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात क्या है कि मनुष्य द्वारा कर्मेंद्रियों के माध्यम से, जो पांचों कर्मेंद्रियों की हमने बात की, हाथ पैर मुंह लिंग और गुदा की, इनके माध्यम से प्रत्येक कार्य के कुशल संपादन के पीछे क्रियात्मक अधिगम ही होता है, क्रियात्मक अधिगम का ही हाथ होता है, उनके पीछे यही क्रियात्मक अधिगम होता है बैकएंड पे। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का? यानी कि हम ये कहेंगे अब कि इस दृष्टि से सभी प्रकार के क्रियात्मक कौशलों का अर्जन इस प्रकार के अधिगम में, यानी क्रियात्मक अधिगम में शामिल किया जा सकता है। तो एक दूसरा महत्वपूर्ण इसमें कीवर्ड क्या हो गया? क्रियात्मक कौशल, या इसको आप वही मनोगामिक कौशल भी कह सकते हैं। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की? यहां तक में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ये क्रियात्मक अधिगम की बात हो गई। अब तीसरा और अंतिम भावात्मक अधिगम को लेकर, भावात्मक अधिगम, इन पर अभी एक बार पुनः आपके सामने कक्षा के दौरान भी इन पर बार बार बात होगी। ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर, क्रियात्मक पक्ष को लेकर, भावात्मक पक्ष को लेकर कई बार कक्षा में ये बिंदु आएंगे। तो अभी का कार्य केवल इतना सा है कि एक समझ बूझ का विकास आपका हो जाए कि ज्ञानात्मक अधिगम क्या है, या क्रियात्मक अधिगम क्या है, या हम कहेंगे भावात्मक अधिगम क्या है। तो ज्ञानात्मक में याद रख लेंगे कि वो जो हमने बात की कि व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, उन प्रक्रियाओं की पहचान करता है, उनको नाम प्रदान करता है, उनमें भेद करना सीखता है। ठीक है। क्रियात्मक में क्या होगा कि जो उसके व्यवहार में क्रियात्मक क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, जो पांचों कर्मेंद्री वाली बात हमने की अभी, उनको ध्यान रख लेंगे। जब हम भावात्मक अधिगम की बात करेंगे तो हम कहेंगे ऐसा अधिगम जिसके माध्यम से बालक के भावात्मक व्यवहार में, बस यहीं पे इसका मूल आ जाएगा, भावात्मक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाए जाते हैं। उसे हम कैसा अधिगम कहेंगे? हम कहेंगे उसे हम, या इस प्रकार के अधिगम को हम भावात्मक अधिगम की श्रेणी में रखते हैं। बिंदु स्पष्ट हो गया यहां तक का? यानी कि भावात्मक अधिगम की सहायता से बालक को अलग अलग प्रकार की जो अच्छी या बुरी आदतें होती हैं वो ग्रहण करने में, या हम ये कह दें कि बालक की रुचियों के संदर्भ में बात कर लीजिए, विभिन्न रुचियों को लेकर, बालक की विभिन्न अभिवृत्तियों को लेकर, विभिन्न प्रकार के संवेगों के विकास में, विभिन्न प्रकार के संवेगों के विकास में, विभिन्न प्रकार के आप कह लीजिए कि सामाजिक गुणों, विभिन्न प्रकार के सामाजिक और वैयक्तिकशील गुणों के विकास में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। किस प्रकार के अधिगम से? भावात्मक अधिगम से।
दोनों बातें शामिल हैं, यानी कि इस प्रकार के अधिगम के माध्यम से बालक दोनों प्रकार की आदतें, चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, अच्छी बुरी आदतों को ग्रहण करने में विभिन्न प्रकार की रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों या विभिन्न प्रकार के संवेगों के विकास में, संवेगों के विकास की बात आपको ध्यान रखनी है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों के विकास में सहायता मिलती है। तो ज्ञानात्मक पक्ष से क्या होगा कि वो व्यक्तियों की, वस्तुओं की, स्थानों की पहचान करना, उनको नाम प्रदान करना, उनमें भेद करना, अंतर करना समझ जाएगा, वहां से सीख जाएगा। क्रियात्मक पक्ष की बात आएगी तो वो पांचों कर्मेंद्रिय वाली बात याद रखेंगे कि वो जो प्रत्येक कार्य के यदि कुशल संपादन की बात आएगी तो उनके पीछे वही क्रियात्मक अधिगम है, जो चीजें उसने एक्शन लर्निंग जिसको कह सकते हैं, जो चीजें उसने करके सीखी हैं। भावात्मक अधिगम की बात आएगी तो यहाँ थोड़े से भाव वाली बात आप जोड़ लेंगे, इमोशन वाली चीजें आप जोड़ लेंगे, यानी कि जितने भी प्रकार के मैं कहें कि भावात्मक अधिगम से ही बालक विभिन्न प्रकार की जो अच्छी या बुरी प्रकार की आदतें हैं उनको सीखता है। उसकी जो विभिन्न प्रकार की रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, अभिवृत्तियां हैं या संवेगों का विकास है, सामाजिक गुणों का विकास है, उन सब में भावात्मक अधिगम से सहायता मिलती है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक कि इनके शब्द के अर्थ से चीजें यदि ग्रहण करने का प्रयास करोगे तो चीजें लंबे समय तक, अधिक लंबे समय तक स्थायी रूप से आपके पास रहेंगी, आपकी स्मृति में रहेंगी। रटने की आवश्यकता नहीं होगी कि एक वाक्य के अनुसार जैसे पुस्तक में दिया हुआ ठीक उसी प्रकार से आप उन चीजों को रटे। व्यवहारिक होकर सोच लेना है कि ज्ञानात्मक अधिगम से क्या सीख रहा है बालक, क्रियात्मक अधिगम से क्या सीख रहा है बालक, और भावात्मक अधिगम से क्या सीख रहा है बालक। बात समझ पा रहे हैं? ये बिंदु एक बार पुनः आगे जाकर जुड़ जाते हैं जब हम बात करते हैं जो निर्धारक की बात आएगी, जो बालक के व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं, आंतरिक कारक कौन से होते हैं, बाह्य कारक कौन से होते हैं, वहां ये बातें पुनः आपके सामने आ रही होंगी। बिंदु स्पष्ट है? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमने जो अधिगम के ये 3 प्रकार देखे हैं, इन तीनों प्रकारों को लेकर आपको एक सामान्य समझ बूझ का विकास हुआ होगा, एक आधार आपको मिला होगा जहां से अब आप अपने विचारों की उड़ान भर सकते हैं। बिंदु स्पष्ट है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कुछ नई चीजें आपने अवश्य ही सीखी होंगी। मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।